की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है, क्योंकि अब बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो ही धीरे धीरे छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी दलित समागम के जरिए से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लगातार वो इस बात पर जोर डाल रहे थे कि अब वो उस तरह से नहीं रहेंगे बीजेपी के साथ जैसा बीजेपी उनको अभी तक रखती आई है। यानी जो सम्मान चिराग को मिलता है वही सम्मान जीतन राम मांझी को मिलना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 28 तारीख को एक रैली का आयोजन किया था, दलित समागम का आयोजन किया गया था। और उस समागम के दौरान जो भी उन्होंने बयान दिए, खासकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब वो सरकार आनी चाहिए, उस सरकार को लाइए जो दलितों के बारे में सोचे। ये जो बयान थे वो ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें साइड करने की कोशिश की गई तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार दूरी बना रहे हैं, जिस तरह से सीएम फेस को लेकर घोषणा करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, और इस दबाव को बनाने के लिए अब उन्होंने निशांत कुमार को भी आगे कर दिया है। निशांत कुमार को राजनीति में एक्टिव करवाने के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि जो बीजेपी ये सोचकर चल रही थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जेडीयू कमजोर हो जाएगी, वो सपना अब बीजेपी का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह बता दिया है कि मेरे बाद मेरा बेटा पार्टी संभालेगा। यानी उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार कमान संभालेंगे। ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कब होने जा रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चिराग पासवान के बयान की। चिराग पासवान वही जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, जिस तरह से वहां पर सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है, सियासत में तूफान आया हुआ है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का क्या रवैया है, किस तरह से वो बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाना चाहते हैं, या उनकी क्या चाहत है बिहार में सीट बंटवारे को लेकर, इस सब का इशारा कर दिया है उन्होंने और ये बता दिया है कि सहयोगी अब बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। तो क्या आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी, क्या अपडेट है इस वक्त, क्या बड़ी घटनाक्रम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है बिहार में? तेजी से जो घटनाक्रम बदलता हुआ हम देख रहे हैं उसमें एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अब चिराग पासवान भी नाराज नजर आ रहे हैं, और चिराग पासवान के बयान से ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अंशिता, चिराग पासवान का साफ साफ बयान आ गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी है चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है। अभी तक अंशिता बीजेपी ने नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं कहा है, जेपी नड्डा ने भी नहीं कहा है, और अमित शाह ने भी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती है। इस तरीके की बात अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने जबकि साफ तौर पर कहा था कि एनडीए को भी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, उसके बावजूद नहीं किया गया। और प्रधानमंत्री ने जब नीतीश कुमार के जन्मदिन पर नीतीश कुमार को बधाई दी, तब भी प्रधानमंत्री ने यह तो कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि आगे भी आपके नेतृत्व में विकास करेगा और आगे भी आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। यानी ये साफ तौर पर संकेत दे दिया गया कि आगे जो भी कुछ होना है नीतीश कुमार का उसमें स्थान नहीं होगा। और नीतीश कुमार लगातार जो है उनकी पार्टी ये दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, तभी चुनाव में जाया जाए। तो अब ये चिराग पासवान का जो वक्तव्य आया है अंशिता, पहले हम उसे सुन लेते हैं। तो पहले हम चिराग पासवान ने जो कहा है उसे सुनते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनके इस बयान के मायने क्या है जो इस वक्त अचानक से आया है, जब नीतीश कुमार भी नाराज नजर आ रहे हैं, जब जीतन राम मांझी भी नाराज नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस तो लंबे समय से नाराज है, लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी नाराजगी की अटकलें आने लगी थी। उपेंद्र कुशवाहा भी समय समय पर ये बताते रहे हैं कि जो लोकसभा में हुआ वो यहां पर भी होगा, वो यहां पर हम नहीं होने देंगे। ये सब बयान जो उनकी तरफ से आ रहे हैं, इस बीच में चिराग पासवान का भी एक बार फिर तेवर तल्ख होना ये बताता है कि बिहार में बीजेपी के लिए अब आसान नहीं होने वाली है आगे की चुनावी राह। तो पहले चिराग पासवान को हम सुनते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। कुछ एम्प्लॉइज इस टूल को सीख रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और बाकी सभी को कंपनियां निकाल रही हैं जॉब से। नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है अगर आप चाहते हो। दोस्तों, क्या आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट।
मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास नहीं होगा। ये आपके पास कब आएगा? 5 साल बाद। लेकिन मेरे लाखों स्टूडेंट इस ऑप्शन को यूज करके घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। तो मैं कोपायलट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ये ऐसा एआई टूल है जिसे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, कहां पर? MS ऑफिस टूल्स के अंदर, तो चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आप चुटकी में पीपीटी बनाओगे। सिर्फ कमांड देना है, एक लाइन लिखना है, 10 से 15 स्लाइड रेडी हो जाएगा। वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कमांड देना है, ये खुद ब खुद किसी भी टॉपिक पे ड्राफ्ट रेडी कर देगा, उसकी समरी रिपोर्ट रेडी कर देगा। इवन एक्सेल के अंदर पिवट टेबल बनाना हो, ये बना के दे देगा। और 1-2 नहीं, 1 मिनट के अंदर 34 रिपोर्ट्स बनाना हो, ये आपको मिनटों में वो रिपोर्ट्स बना के देगा। मेरे लाखों स्टूडेंट इस टूल का यूज करके अपनी जिंदगी आसान कर रहे हैं, अपनी सैलरी में ग्रोथ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रीलांसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, यहाँ के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। डॉलर्स में, पाउंड्स में उनकी अर्निंग हो रही है। अगर सच में ग्रोथ चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे 3 आवर्स के इस वर्कशॉप के अंदर, जिसका नाम है MS ऑफिस टूल्स यूजिंग ChatGPT इन AI। इसके अंदर मैं आपको एक्सेल के बेसिक से लेके एडवांस फॉर्मूला सिखाऊंगा, लाइव आपको पीपीटी बनाकर बताऊंगा कि कोपायलट और ऐसे बहुत सारे AI टूल कैसे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको रेडी भी करूंगा। आप कहोगे सर आपका कहना बिल्कुल सही है, आप हो कौन? सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। 16 साल से इंडस्ट्री को ट्रेन कर रहा हूं। 1, 2, 3 नहीं, 5 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को अब तक ट्रेन कर चुका हूं और 300 से भी ज्यादा कंपनीज को मैंने ट्रेन किया है। ये सारी कंपनीज आज मुझे AI टूल्स की ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं और उनके एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉइज इस टूल को सीख रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है और बाकी सभी को कंपनियां निकाल रही हैं जॉब से। नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब नहीं जाए और आप एक सक्सेसफुल करियर चाहते हो, इस वर्कशॉप को अभी क्लिक करो नीचे दिए गए साइन अप बटन पे। आप सोच रहे होगे कि सर मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूं लेकिन फीस बहुत तगड़ी होगी, सर बहुत ज्यादा फीस होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, पूरे भारत को एकदम मिनिमम अमाउंट पे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। 199 रुपीज में ये पूरा 3 घंटे का वर्कशॉप आपके लिए लेकर आया हूँ। जल्दी से क्लिक करो क्योंकि फीस कम है तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सीट फुल हो जाती है। तो आप क्लिक करो और सिर्फ 199 में पूरा वर्कशॉप आपका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सोचो आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें AI एंड ChatGPT, आपका HR खुश, आपका बॉस खुश, कंपनी में आपको प्रमोशन, प्लस इस टूल का यूज करके आप अपने लाइफ को भी ग्रो कर पाओगे। और अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपको 15,000 की फ्री बोनसेस भी मैं दूंगा। तो इंतजार किस बात का है? सीट फुल हो जाए उससे पहले अभी क्लिक कर लो, अदरवाइज ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। सो दोस्तों, मैं राज सिंह आपका वेट करूंगा, आपका इंतजार करूंगा वर्कशॉप के अंदर। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 तो अभी चिराग पासवान को हम सुन रहे थे। यहाँ पर अमलेंदु जी, बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जो पिछले दिनों इस सवाल पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थे, जिस तरह से आपने देखा था कि वो नीतीश कुमार से दूरी बना रहे थे, खासकर उन्हीं के चूड़ा भोज कार्यक्रम, दही चूड़ा भोज का जो कार्यक्रम रखा गया था, नीतीश कुमार वहां पहुंच गए थे और चिराग पासवान वहां उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे, अपने ही घर बुलाकर एक मेहमान का एक तरह से अपमान किया था। और बड़ी बात यह है कि सब जगह इस बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से एक माफीनामा तक नहीं दिया गया था। मतलब उन्होंने इस बात पर गिल्ट या कह सकते हैं खेद भी नहीं व्यक्त किया था कि उनसे ये बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपके घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप मेजबान के तौर पर सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। तो ये तो जवाब बनता ही नहीं है कि वो जल्दी आ गए थे। अगर कोई सीएम पहुंच रहा है तो पूरा प्रोटोकॉल के तहत पहुंचे होंगे, समय की पहले से ही जानकारी दे दी गई होगी कि नीतीश कुमार कितने बजे पहुंच सकते हैं, पूरे प्रोटोकॉल का वहां पर पालन किया गया। लेकिन फिर भी चिराग पासवान उस कार्यक्रम, अपने ही घर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, खुद उन्होंने आमंत्रित किया था नीतीश कुमार को और वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। तो इस तरफ इशारा किया गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर चिराग पासवान दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा जब उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था।
जाएगा, वो इन सवालों से कन्नी काटते हुए दिखाई दिए थे। यानी साफ साफ ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान और नीतीश कुमार को आमने सामने लाकर खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगी थी कि चिराग पासवान को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि अगर नीतीश कुमार कमजोर हो जाते हैं तो हो सकता है तुम्हें सीएम बना दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान की ज्यादा दिलचस्पी बिहार की पॉलिटिक्स में है, ना कि केंद्र में। वो केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं, वो बिहार में रहना चाहते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में जहां ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी आलाकमान के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी आलाकमान के चलते ही वो नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं, नीतीश कुमार पर निशाना भी कई जगह उन पर साधते हुए नजर आए, ऐसे में अचानक से चिराग पासवान का ये बयान आना कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं अगर सरकार बनी तो, ये क्या मायने हैं इस बयान के? अचानक से कैसे पलट गया चिराग पासवान का बयान? अंशिता, चिराग पासवान का बयान एकदम से इसलिए पलटा है क्योंकि चिराग पासवान को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी जो कर रही है, जो उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया, बीजेपी वो यहाँ नीतीश कुमार के साथ कर रही है, और इसमें कहीं कोई मौका जो है वो चिराग पासवान को मिलने वाला नहीं है। जैसा एकनाथ शिंदे के साथ बुरा बर्ताव करने के बावजूद अजीत पवार को कोई मौका नहीं मिला, तो जबकि अजीत पवार भी इसीलिए गए थे ये कहकर कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं बने अजीत पवार भी, लेकिन एकनाथ शिंदे का नुकसान जरूर हो गया। और अब चिराग पासवान को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी करना चाहती है और चिराग पासवान के साथ वही करेगी जो अजीत पवार के साथ किया, यानी कि दोनों की स्थिति जो है वो एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान की अजीत पवार जैसी हो जाएगी, ये उनकी समझ में आ रहा है। तो अब उन्होंने अपना रुख पलटा है, और अभी तक तो बीजेपी के वो हनुमान बने हुए थे, मोदी जी के हनुमान बने हुए थे, अब वो हनुमान जी जो है वो बीजेपी की लंका में ही शायद आग लगाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। केवल इतना ही नहीं है अंशिता कि उन्होंने सिर्फ एक ये वक्तव्य दिया हो, ये बिहार में उनका वक्तव्य था, कल उनका एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू एक अखबार में प्रकाशित हुआ है, और आज उस अखबार की कतरन जो है उन्होंने पोस्ट करते हुए अंशिता एक ट्वीट किया है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर उनके पास वो ट्वीट हो तो वो ट्वीट भी जो है दिखाया जा सकता है। हाँ, ये देखिए, ये तो लोक जनशक्ति पार्टी का ट्वीट है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इनकी इस बात का कहा है कि ये है। अंशिता, आप अगर इसको बता सकती हैं। जी बिल्कुल, युवा बिहारी चिराग पासवान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। चिराग पासवान लिखते हैं, महागठबंधन की एकजुट रह जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी विपक्ष के लिए। यानी यहाँ पर वो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का जो महागठबंधन है वो एकजुट रह जाए। अब यहाँ पे दो मायने हैं, एक तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि वो विपक्ष को बता रहे हैं कि अगर आप एकजुट रहे तो सरकार नहीं बनेगी एनडीए की। आप इस चीज को समझ लियो, और मुझे लगता है कि दूसरा ही इस बयान का मायना है जो उन्होंने ये लाइन लिखी है। ये असल में अखबार ने जो अपना हेडिंग दिया, उस अखबार का हेडिंग उन्होंने पोस्ट किया है, और लेकिन इसके बाद जो लिखा है अंशिता, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, और दोनों पॉइंट से एक पॉइंट तो उनका सीधा जो है वो राहुल गांधी का समर्थन करते हुए है, और दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार है। अब आप पहला बता दीजिए कि पहला उन्होंने क्या लिखा है जो राहुल गांधी का समर्थन करता है अंशिता? मैं बता देती हूँ, उन्होंने लिखा है कि मैं जातिगत आधार पर राजनीति का विरोध करता हूँ और जातिवाद जनगणना का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि हमें देश की सच्चाई को समझना होगा। ऐसी कई सरकारी नीतियां हैं जो किसी खास जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जाती हैं। जी, अब यानी ये जो है उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया जो राहुल गांधी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के एजेंडे को जातिवाद और समाज, हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की राजनीति बताती है। चिराग पासवान का मत इसके एकदम विरुद्ध है, और इस मसले पर राहुल गांधी के साथ चिराग पासवान खड़े हुए नजर आते हैं जातिगत जनगणना के मसले पर। तो यानी यहाँ भी एनडीए में फूट जो है जातिगत जनगणना के मसले पर वो पड़ती हुई दिखाई पड़ती है, चूंकि उस अपना जो उनका साक्षात्कार है उसमें जो उन्होंने कहा होगा वो कहा ही होगा। उसके अलावा उन्होंने ये मुद्दा जो है, 2 मुद्दे जो उन्होंने खासतौर से ट्वीट किए हैं, ये मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस पर उन्होंने किया अंशदा। दूसरा मुद्दा भी आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने दूसरा जो पॉइंट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है घमंड शब्द भी सही है कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व का बेटा जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। मेरे पिता के जाने के बाद मुझे वंशवादी चेहरे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। मेरे पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत, ये जो पार्टी खड़ी की थी, उसे भी मुझसे छीन लिया गया। अब ये पार्टी छीनी किसने थी? पार्टी छीनी उनके चाचा ने। उनके चाचा से पार्टी किसने छिनवाई?
ठीक उसी तरीके से अंशिता, जिस तरीके से एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा गया, उसी तरीके से चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी गई। चिराग पासवान की पार्टी जो मूल पार्टी थी, जो चिराग पासवान के पास थी, वो उनके चाचा के पास चली गई। अब चिराग पासवान के पास जो टूटी पार्टी थी वो पार्टी है, तो मूल पार्टी जो चिराग पासवान के चाचा के पास है। और चुनाव आयोग जो जिस तरीके से सब आरोप लगते रहते हैं, ये सब चुनाव आयोग के जरिए हुआ। चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, ये विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। यानी यहां चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर दिया, एक तरीके से देखा जाए, कि बीजेपी ने उनकी पार्टी और उनका परिवार तोड़ने की जो कोशिश की थी, चिराग पासवान उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसके खिलाफ खड़े हुए चिराग पासवान अब दिखाई पड़ते हैं। तो चिराग पासवान का अंशतः ये एक तो साक्षात्कार आना, उसके बाद साक्षात्कार आने के बाद ये दो मुद्दे जो खासतौर से उनको लेकर अपनी ट्विटर पर पोस्ट करना, और उधर ये कहना कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लड़ेंगे, उनका एनडीए लड़ेगा। यानी बीजेपी के अंदर जब एनडीए के जो और घटक दल हैं वो बीजेपी के खिलाफ और नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े होते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अंशिता, अगर बीजेपी अपनी इस जिद पर अड़ी रहेगी कि उसको अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना है बिहार में अपनी सरकार बनाने का, तो एनडीए बिहार में टूट जाएगा और बीजेपी एनडीए से बाहर हो जाएगी और वहां एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहेगा। ये चीजें अब साफ आना शुरू हो गई हैं, चूंकि चाहे उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो, चाहे जीतन राम मांझी का बयान हो और चाहे अब चिराग पासवान का बयान हो, ये सब नीतीश कुमार के साथ एकदम से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में जो दलित समागम उन्होंने किया 28 तारीख को, उसमें नीतीश कुमार पहुंचे, हालांकि कुछ समय के लिए पहुंचे और उसे बहुत ही गलत तरह से दिखाया भी गया कि हर जगह चर्चा यही चल रही थी कि मात्र 5 मिनट के लिए पहुंचे, 15 सेकंड के लिए उन्होंने वहां पर भाषण दिया, ये सारी चीजें दिखाई गई। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह थी कि वो जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने समय निकाला और उस मंच पर बैठने का मतलब ही ये था कि विपक्ष के सामने भी और बीजेपी के सामने खासकर उन्हें यह मैसेज पहुंचाना था कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक साथ हैं। और जीतन राम मांझी जिस तरह से पहले भी हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, अगर आपको याद होगा कि पहले जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ दिया था तब भी जीतन राम मांझी उधर चले गए थे, उसके बाद भले ही जीतन राम मांझी इधर आए थे और उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार आ गए थे। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए रणनीति भी बनाते हैं, इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। तो एक तरह से जब ये पहुंचे हैं नीतीश कुमार उनके कार्यक्रम में, तो इससे ये साफ मैसेज चला गया था कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एकजुट हैं। अब सबकी निगाहें थी चिराग पासवान पर, क्योंकि चिराग पासवान भी दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों के बड़े नेता हैं और चिराग पासवान से ही जीतन राम मांझी की कहीं ना कहीं ठनी हुई है। ऐसे में जब चिराग पासवान के जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बयान दिए दलितों को एकजुट करने के लिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास वो मैसेज पहुंचा कि अगर वो इन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए तो वोट बट जाएगा और वोट बटने से नुकसान हो जाएगा। इसीलिए शायद चिराग पासवान के जो ये तेवर हैं वो बदले हैं कि इधर रहने में ज्यादा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल अंशिता, और जीतन राम मांझी ने वहां से ये कहा भी था कि अगर हम बच जाएंगे तो कट जाएंगे, यानी बचेंगे तो कटेंगे। नारा जो था जो उधर से लग रहा था बीजेपी की तरफ से, वो नारा अब एक तरह से कहा जाए नीतीश के सहयोगी जो हैं वो लगा रहे हैं कि बीजेपी के मतलब एनडीए के अंदर अगर हम बच गए तो हम कट जाएंगे। तो ये संदेश जो बचेंगे तो कटेंगे का संदेश जो है ये एनडीए के घटक दलों को पहुंच गया और एनडीए के घटक दल अब एकजुट हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि अगर बीजेपी के खिलाफ हम बच गए तो कट जाएंगे, बीजेपी सबको काट डालेगी, ये उनको समझ में आ रहा है। तो जीतन राम मांझी के उस वक्तव्य का असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो दो विपरीत ध्रुवों में खड़े हुए दिखाई पड़ते थे वो अब एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है अंशिता। तो यहाँ पर ये साफ है कि जिस तरह से सीएम फेस को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, नीतीश कुमार से दूरी बना रही है। साफ माना जा रहा था कि पीएम मोदी जब भागलपुर पहुंचे हैं तो वहां पर शायद दोनों के बीच कोई बातचीत हुई होगी और यही वजह है कि पटना पहुंच गए जेपी नड्डा उसी शाम को। और उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अब सीट बंटवारे को लेकर, सीएम फेस को लेकर बीजेपी और एनडीए में जो खटपट चल रही है, एनडीए के अंदर बीजेपी की वजह से, बीजेपी के अड़ियल रवैये की वजह से वो सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। शायद पीएम मोदी ने जेपी नड्डा को कोई मैसेज पहुंचा दिया है नीतीश कुमार का और उसी को समझते हुए जेपी नड्डा को तुरंत आदेश दिया गया और शायद वो इसीलिए पटना आए हैं।
लेकिन जिस तरह से वो पटना आए, नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की, बातचीत भी की, उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनसे उनका जो राज्य मंत्री का पद था उससे इस्तीफा उनसे ले लिया गया। हालांकि कहा यह गया कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता, ये नीति है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो पहले से क्यों थे, या खुद जेपी नड्डा 3-3 पद क्यों संभाल रहे हैं, ये अलग सवाल है। इन पर भी चर्चा लगातार होती रही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये खबर आती है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है बिहार में, और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी खबरें ये आ रही थी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, इनको मनाने की कोशिश की जाएगी, इनको साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उससे तस्वीर साफ हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने अपने लोगों को या जो उनकी पार्टी के विधायक थे उनको मंत्री बनाया है, और ऐसा करके उसने एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो भी सहयोगी दल है, अगर उनके नेता भी इधर आते हैं, विधायक आते हैं, तो उन्हें भी मंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन अमलेंदु जी, बीजेपी का जो ये दाव था सहयोगियों में फूट डालने का, सहयोगियों के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि विधायकों को नाराज करने का, समर्थकों को नाराज करने का, ऐसे समझिए आपकी जेडीयू के अंदर बगावत हो जाए, या चिराग पासवान की पार्टी है उसके अंदर, या जीतन राम मांझी के पार्टी के अंदर, तो ये सारी चीजें जो बीजेपी सोचकर चल रही थी कि जो पार्टी है, जो सहयोगी दल है, उनके अंदर बगावत करेंगे और वहां के लोग अपने साथ शामिल कर लेंगे इस लालच में कि आपको मंत्री पद मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन आज की जो कंडीशन है, जो हालत है, वो बता रही है कि बीजेपी का वो दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सहयोगी तो और मजबूत हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और अंशिता, जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसने और इसमें आग में घी डालने का काम किया एक तरीके से, कि 7 के 7 मंत्री बीजेपी ने अपने बना लिए। भाई ठीक है कि 6 महीने बाद चुनाव होना है, उनका कोई विधायक नहीं है, एलजेपी इनका चिराग पासवान का, लेकिन अगर विधायक नहीं है तब भी तो बिना विधायक बने भी मंत्री बनते हैं, बनाए जा सकते हैं। 6 महीने की बात थी और चुनाव लड़ने की कोई बाध्यता नहीं थी। तो आप एनडीए को एकजुट रखने के लिए या ये संदेश देने के लिए कि एनडीए एकजुट है, आप अन्य दलों का भी एक मंत्री बना सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा का एक मंत्री बना सकते थे, एक मंत्री आप जीतन राम मांझी और मांग कर रहे थे, एक मंत्री उनका और बन सकता था, एक मंत्री चिराग पासवान का बन सकता था। ये तो बना नहीं, बल्कि जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं उनके विभाग और छीन लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दांव चला मंत्रिमंडल विस्तार का नीतीश कुमार के जरिए करवाने का, उसने जो है वो बूमरैंग किया और ये बीजेपी को उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब घटक दलों की समझ में आ गया कि इन्होंने तो अभी से काम करना शुरू कर दिए। अगर खुदा ना खास्ता धोखे से सरकार फिर से बनती है तो ये वही करेंगे जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया है। तो ये अब घटक दलों को समझ में आ रहा है। घटक दल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आते हैं कि महाराष्ट्र को हम बिहार में किसी तरीके से नहीं होने देंगे। हो सकता है कि चुनाव से पहले अगर यही गतिविधियां जारी रहीं तो एनडीए बिहार में इस स्वरूप में हो ही नहीं जिस स्वरूप में आज दिखाई पड़ रहा है, और एनडीए टूट जाए। अंशिता जी बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए के बिखराव की खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो खुश नहीं है, और सबसे बड़ी वजह इसकी है सीट बंटवारा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में रहें, साथ ही सीएम पद लें। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि जो पहले हुआ वो इस बार नहीं होगा। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को बराबर का सम्मान मिले। पशुपति पारस भी यही चाहते हैं कि चिराग पासवान के बराबर उनको सम्मान मिले। लेकिन अब पशुपति पारस और जीतन राम मांझी के अलावा चिराग पासवान खुद ये चाहते हैं कि इस बार उनको अच्छा सम्मान मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट रहा था उनकी पार्टी का वो सबसे अच्छा रहा था। 5 सीटें उनको मिली थी, 5 की 5 पे जीत हासिल हुई थी, और यही वजह है कि चिराग पासवान भी अब दबाव बनाने लग गए हैं। यहां पर बहुत ही ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं हालात बिहार में एनडीए के अंदर, लेकिन उधर विपक्ष के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। खासकर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो एकजुटता का संदेश तो दे ही रहे हैं, लेकिन लगातार हमलावर भी हैं। नीतीश कुमार को लेकर उनका नरम रुख है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उनका रवैया बेहद सख्त है, और उन्होंने एक बार फिर हमला बोल दिया है। एक वीडियो साझा किया है उन्होंने, पहले हम वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो अब क्या कहना चाह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के बारे में लगातार जो बयान आ रहे हैं, कल भी हमने चर्चा की थी, उससे पहले तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनके बयानों में देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है और ना कि नीतीश कुमार पर। तो पहले हम तेजस्वी यादव का वो बयान सुनते हैं अमलेंदु जी, उस पर फिर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, तो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की
भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। वोट वाली मेरे को लंबी राजनीति। At the end of the year, I completed with a return of 40%. So I started with around 10 lakhs. I was able to make 50%. मैंने टॉप बॉटम पे मेरा 55% किया है अभी तक ये साल में। This year I have generated 80% return on my capital और वो भी सिर्फ टॉप बॉटम करके ही। और एक साल के अंदर मैंने 150% रिटर्न जनरेट किया है। My all success goes to Vishal sir and Meghna ma'am. You guys are a guiding star. You guys are truly magicians. Thank you Vishal sir and Meghna ma'am for coaching me and making me a better trader. मेरा नाम है विशाल मलकान, फाउंडर ऑफ मलकानजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट 15 साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट आसानी से ट्रेड किया जाता है, वो भी सिस्टमैटिकली, और इतना आसान हो जाएगा कि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे 1200 से ज़्यादा वीडियो है और 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। सैकड़ों बार मैं टीवी पे अपीयर हो चुका एज अ टेक्निकल एनालिस्ट ऑन CNBC TV 18, ET Now एंड मोर चैनल्स। ये सब जो मैं करवा रहा हूँ उसका एक ही मकसद है कि चेंजिंग द वे इंडिया ट्रेड। जो ट्रेडिंग होता है उसको एकदम आसान करना चाहिए। और ये जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको स्टॉक ट्रेडिंग मास्टर क्लास में, जिसका नाम है मनी चैलेंज मास्टर क्लास, 4 स्टेप प्रोसेस। तो पहला है आपको टूल सीखना है जिससे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, राइट। सेकंड है ट्रेडिंग सिस्टम, जहां से पता चलेगा कि कहां एग्जिट करना है, कहां एंटर करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, जिससे पता चलेगा कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और कितना रिस्क लेना है, और इतना ज्यादा भी रिस्क ना लेके ताकि दूसरे ट्रेड हम कर ही ना सके। और चौथा है माइंड मैनेजमेंट, विच इज योर इमोशंस कंट्रोल करना है हमको। जो होप, ग्रीड एंड फियर है जिसकी वजह से ज्यादा लॉस करते हैं लोग, वो चारों चीज को आपको सीखना है। और ये मास्टर क्लास हो रहा है सिर्फ 99 रुपीज में। ये 99 रुपीज के मास्टर क्लास में आपको 2 चीजें और भी मिलेगी। 2 कोर्सेज है जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, RSI क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, ये सब पता चलेगा। और दूसरा है आपके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग। ये दोनों कोर्सेज लाइफ टाइम है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग में आपको मिलेगा कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या होता है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, मार्जिन क्या है, रोल ओवर क्या है, मतलब आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और फिर आप जब मास्टर क्लास में आओगे, द मनी चैलेंज मास्टर क्लास में, आप सीखोगे ये 4 स्टेप प्रोसेस। तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। जस्ट बाय पेइंग 99 यू गेट 2 hours ऑफ मास्टर क्लास एंड 2 courses. Click the link and book your seat right now. यार अपने सारे दोस्त ना नमूने हैं। प्रिया क्या बोला उसने पता है? आई विल डू योगा एवरी डे। तन्वी अब से सीरियस रीडिंग 1 book a week। और अपना गोगी क्या बोलता है? बहुत खर्चा हो गया भाई, नो मोर शॉपिंग। अर्जुन का सोशल मीडिया डिटॉक्स। इन लोगों में ना विल पावर नाम की चीज ही नहीं है। अपना अच्छा है, बोला कम शुगर खाएंगे, कम खा रहे। Cut down on sugar, not taste. Presenting Nick No Added Sugar range. तो अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अविनाश जी, आप क्या कुछ नया अपडेट लेकर आए हैं? बिहार की राजनीति में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लगातार हर दिन वहां घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। चीजें या कह सकते हैं तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है कि क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का ताजा बयान आया है उसने ये बता दिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ सहयोगी एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या कुछ होने वाला है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सियासत है कि बीजेपी, ये कहा जाता है कि वो अपने सहयोगियों को ही सबसे पहले कमजोर करती है। कि जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं वो वही खेल बिहार के अंदर भी चल रहा है। तो सहयोगियों को ही पता है कि यदि वो एकजुट नहीं होंगे तो फिर बीजेपी धीमे धीमे करके सभी को कमजोर कर देगी। और आप पिछले 2-4 साल का यदि इतिहास देख लें पूरे देश में, तो बीजेपी के साथ में जितने भी सहयोगी रहे हैं उनमें से अधिकांश सहयोगी बाद में धीमे धीमे करके कमजोर होते चले गए हैं। अब हालत ये हो गई तो कई लोग जो सहयोगी दल थे बीजेपी ने, उनको तो एनडीए से ही बाहर कर दिया है। और लेकिन नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी कई बार लगातार कोशिश कर रही नीतीश को कमजोर करने की, लेकिन नीतीश कुमार इसके गेम के पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए वो बीजेपी को मान के चलिए गच्चा दे जाते हैं। अब आप देखिएगा जो डिप्टी CM है विजय सिन्हा ने 1 महीने पहले तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी CM थे, उनके पास में पथ निर्माण विभाग था और उस विभाग में 26,000 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान कर दिया गया। बोले हम इस मामले की जांच कराएंगे।
विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण विभाग था, उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी जानकारी हमारे पास में आ गई है कि किस किस साइट पर इस तरीके का भ्रष्टाचार जो काम हुआ है, जो फर्जी बिलों का भुगतान किया गया है। अब विजय सिन्हा ने बात तो कह दी, लेकिन वो जांच के आदेश नहीं दे पाए और उल्टा नीतीश कुमार ने उनसे उनका विभाग ही छीन लिया। जो जिस पथ निर्माण विभाग के विजय सिन्हा मंत्री थे, वो विभाग अब किसी दूसरे मंत्री को दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो आरोप विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर लगा रहे थे, अब तेजस्वी यादव पर आरोप की जांच होने से पहले उनसे विभाग छीन लेना और दूसरे मंत्री को दे देना, और उधर से अब उस तरीके का कोई बयान ही नहीं आ रहा है कि भाई कोई 26,000 करोड़ का कोई फर्जी भुगतान भी किया गया है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया था, तो तेजस्वी का कहना यह था कि भाई विजय सिन्हा को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। बोले जब उन्हीं की पार्टी के लोग विजय सिन्हा को एकदम लाइटली लेते हैं, उनके बयानों को ज़्यादा महत्व बीजेपी के अंदर ही नहीं दिया जाता। बोले बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी को महत्व दिया जाता है, विजय सिन्हा को महत्व नहीं दिया जाता, उनको खाली नाम के लिए डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो विजय सिन्हा क्या बोल रहे हैं, इससे हमें इनका जवाब नहीं देना है। और आप ये भी देख लीजिएगा, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और उसके बाद जो विभागों में फेरबदल किया गया है, सम्राट चौधरी से कोई विभाग नहीं लिया गया, विभाग विजय सिन्हा के कम किए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी विजय सिन्हा को कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो आप नीतीश कुमार का वो जो मामला है, नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से बता दिया है कि भाई हमारे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। अगर बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरीके से जो दबाव लगातार चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, जब से अमित शाह का बयान आया है, उसके वास्ते हम देख रहे हैं कि एक नेता का बयान आता है कि नीतीश कुमार एक सीएम पद को लेकर दावेदारी को खारिज करते हुए शाम को 4 नेता बोल पड़ते हैं कि नहीं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि बिहार के जो लीडर्स बोल रहे हैं उनके सीएम पद की दावेदारी को लेकर, बोले इनका कोई महत्व नहीं है। भाई इस तरीके के बयान महाराष्ट्र में भी चलते थे। बोले जब तक नरेंद्र मोदी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से सीधा बयान नहीं आता है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, वही सीएम बनाए जाएंगे, बोले तब तक बिहार में बीजेपी के लीडर्स क्या बोल रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है। और जाहिर सी बात है, इसी को लेकर नीतीश कुमार बराबर मतलब एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। वो ना तो लालू यादव को बहुत ज़्यादा नाराज करना चाहते हैं, आप देखिए कि उनके बयान जो आते हैं, जो लगातार नीतीश कुमार बयान देते रहे हैं कि भाई उनका शासनकाल कैसा था और हमारा शासनकाल देख लीजिए। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार से जब भी इस तरीके का सवाल किया जाएगा तो वो अपने शासनकाल की तारीफ जरूर करेंगे। अब जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार से पहले 15 साल तक लालू और राबड़ी का ही शासनकाल था, तो अब आप 20 साल पुराने शासनकाल पर तो नहीं जाएंगे। 20 आपके हो गए, 15 उनके हो गए, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे भाई 90 से पहले का शासनकाल देख लीजिएगा। तो उसके अलावा नीतीश कुमार चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, उन पर कोई तीखा हमला नहीं कर रहे हैं। वो उल्टा बीजेपी की तरफ से जो जिस तरीके के बयान चल रहे हैं, उनका भी आप देखिएगा उस तरीके का वो समर्थन भी नहीं करते हैं। हाँ, नीतीश के फेवर में भी कोई बयान आ जाता है तो बात अलग होती है। और जिस तरीके से अब निशांत कुमार की एंट्री की भी बात चल रही है, ये कहा जा रहा है बीजेपी भी उससे खुश भी नहीं है। बीजेपी ये सोच रही थी कि भाई नीतीश कुमार ज़्यादा उनका जिस हिसाब से उनका स्वास्थ्य खराब होता रहता है बार बार, कि भाई उम्र हो गई है उनकी काफ़ी ज़्यादा, तो कई बार हम देखते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है और नीतीश कुमार पता चलता है कि अंतिम समय पर कार्यक्रम उनके रद्द गए हैं, बीमार पड़ गए हैं। वो लगातार आप देखते हैं लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बीजेपी की यही कोशिश थी कि नीतीश कुमार की बीमारी के बहाने धीमे धीमे करके उनको साइड कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में, सियासत में एंट्री की बात शुरू हो गई है, उससे भी बीजेपी के अंदर थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। इन सबको यदि देखा जाए तो अब जो स्थिति बिहार के अंदर बन रही है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव में अभी भी 8 महीने का समय है, चुनाव समय से पहले नहीं होना है, चुनाव समय पर ही होना है। तो इसको लेकर जो हालात इस समय बिहार के अंदर है, उससे बीजेपी के अंदर भी घबराहट दिखाई दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी खुलकर कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया जा रहा है कि या तो एनडीए छोड़ रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ भी बराबर बैलेंस करके चल रहे हैं और ये घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से एनडीए के बाकी जो सहयोगी हैं, जो किसी समय बीजेपी के साथ रहते थे, आप देखिए कि चिराग पासवान को मोदी का अनुमान बताते थे, लेकिन आज वो नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर ही सरकार महाराष्ट्र में, मतलब बिहार में बनने वाली है। और बीजेपी की कोशिश ये थी कि भाई कि वो सीएम पद किसी तरीके से हत्या ले, महाराष्ट्र मॉडल की तरीके से, वो बिहार में सक्सेस होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर जैसे आपने निशांत कुमार का जिक्र किया है अविनाश जी, तो निशांत कुमार को लेकर लगातार सुर्खियां हैं कि अब वो चर्चाएं हैं कि वो जल्द से जल्द राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। हालांकि राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है, जिस तरह से मौके मौके पर वो बयान दे रहे हैं, या अपने पिता को वोट देने की अपील करना, या ये कहना कि जनता के दरबार में जाएंगे, जो जनता चाहेगी वो कर लेंगे, जनता चुनेगी, बहुत सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए। उन बयानों से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो राजनीति में आ चुके हैं। बस एक औपचारिक ऐलान भर की बात
बात रह गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है कि निशांत कुमार के एंट्री को लेकर क्या औपचारिकता जो रह गई है उसका ऐलान कब तक हो सकता है? नहीं, जिस तरीके से निशांत कुमार के बयान आ रहे हैं, अब एक तरीके से मान सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले आप देखिएगा, आप 6 महीने पहले कि आप निशांत कुमार से बात करने की भी कोशिश यदि की जाती थी, तब भी वो जवाब नहीं देते थे, हाथ जोड़ लेते थे और बोलते थे कि भाई जो आपके सवाल हैं वो राजनीतिक सवाल हैं, आप जेडीयू के किसी और नेता से बात कर लीजिएगा। वो कोई भी बयान नहीं देते थे। लेकिन अब वो मीडिया के सामने खुद आ रहे हैं। आप देखते हैं 1-2 दिन बाद उनको मीडिया के सामने उनके बयान आ जाते हैं, और जो उनके बयान होते हैं वो एक तरीके से बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, निशांत कुमार की एक तरीके से राजनीति में एंट्री तो हो गई है, लेकिन जो एक औपचारिक रूप से जिसकी घोषणा की जाती है वो अभी भी जेडीयू की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से निशांत कुमार की लॉन्चिंग चल रही है जेडीयू के अंदर, अभी निशांत कुमार की तरफ से जो मुख्य बयान, जो बीजेपी पर दबाव डालने वाले बयान है, वो निशांत कुमार ही देंगे। उससे ये भी हो जाएगा कि बीजेपी को कुछ यदि निशांत कुमार के किसी बयान को लेकर आपत्ति होती है तो जेडीयू उससे पल्ला भी झाड़ लेगी कि भाई वो नीतीश कुमार के बेटे जरूर हैं, लेकिन वो जेडीयू के कोई ना तो पदाधिकारी हैं, इवन जेडीयू के एक छोटे से कार्यकर्ता भी हैं कि नहीं है, उनके नाम की स्लिप भी कटी है कि नहीं कटी है। बोले निशांत कुमार का बयान उनका निजी बयान मान लिया जाएगा। लेकिन निशांत कुमार अपने बयानों के जरिए, क्योंकि जो बयान वो दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही दे रहे हैं। जो निशांत कुमार बोल रहे हैं मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं। तो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश करने की कोशिश चल रही है, और उसके बाद उनकी जो लॉन्चिंग होगी। अभी तो ये है कि भाई निशांत कुमार के जितने भी बयान आएंगे उससे बिहार के अंदर चर्चाएं चलेंगी कि भाई, क्योंकि नीतीश कुमार का लड़का है तो ये सबको पता है कि जेडीयू में जिस दिन वो उनकी एंट्री होती है वो ये मान के चला जाएगा कि नीतीश कुमार के एक तरीके से बारिश आ गए हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को निशांत कुमार को ही संभालना है। तो निशांत कुमार कुछ भी बोलेंगे उसकी चर्चा भी होगी। तो जब तक चर्चा चलती रहती है तब तक जेडीयू को उसका फायदा ही होना है। तो नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि 2-3 महीने तक निशांत कुमार सिर्फ इस तरीके के बयान देते रहे, उनसे बयान दिलवाते रहे, और जब या तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीधा सीएम फेस घोषित कर दे, उसके बाद फिर वो आराम से कभी भी निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री हो सकती है। और नहीं तो ये मान के चलिएगा मई या जून का महीने में, क्योंकि चुनाव की घोषणा संभवतः सितंबर में होगी, तो उससे 2 महीने पहले निशांत कुमार का एक किसी रैली के माध्यम से कोई भी दूसरे कार्यक्रम के थ्रू निशांत कुमार को जेडीयू में एंट्री कराई जाएगी, और उनको संभवतः पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा। और उसके बाद ये तो माना जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार इस तरीके से बीमार रहते हैं, तो इस समय जो जेडीयू है वो भी चाहती है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा स्टार प्रचारक हो जो चुनाव में वजन उठा सके चुनाव प्रचार का। तो वो काम निशांत कुमार ही कर सकते हैं, और इसीलिए जेडीयू को भी निशांत कुमार की जरूरत है। और बीजेपी के लिए तो निशांत कुमार ये मान के चलिएगा बीजेपी की जो रणनीति है उसमें रुकावट ही बनने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये थी कि यदि जेडीयू कमजोर हो जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल मई के बाद कभी भी निशांत कुमार जेडीयू में विधिवत एंट्री कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी की निशांत कुमार की एंट्री को लेकर विपक्ष में तो एक तरह से चर्चा चल रही है, और लगातार तेजस्वी यादव उनका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए में उनके स्वागत की तैयारियां हैं, या किसी ने उनका स्वागत किया है, या कोई राजी है कि निशांत कुमार को एंट्री कर लेनी चाहिए? इसको लेकर कुछ अपडेट है कि एनडीए के अंदर निशांत कुमार की एंट्री को लेकर क्या चल रहा है? कौन है ये रिज्यूमे लेकर आया है इतने सारे? रोहित, तुमको जरा सा भी अक्ल नहीं है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय मुझे कंपनी में नहीं चाहिए जिसके रिज्यूमे में एआई और चैट जीपीटी नहीं लिखा हुआ है। और यहां देखो, किसी को भी एआई चैट जीपीटी नहीं आता है। जाओ तुम यार यहां से, ऐसे नहीं चाहिए मुझे यार। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल हर कंपनी के अंदर हो रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर, एचआर टीम आज ऐसे लोगों की हायरिंग बंद कर चुकी है जिनको एआई और चैट जीपीटी नहीं आता है। हर ऑफिस के अंदर एक कॉमन टूल है, एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल को आज हर डिपार्टमेंट यूज करता है, हर कंपनी यूज करती है। अगर उसके अंदर एआई और चैट जीपीटी को आप सीख लेते हो तो आप जॉब के लिए रेडी हो जाते हो, आपको नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन मिलता है, इवन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हो। ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ना आप अपनी कंपनी को छोड़कर नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां जाओगे एआई,
चैट जीपीटी एक राक्षस के जैसे आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और यही राक्षस ने कितने लाखों लोगों की जॉब खा चुका है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जब आपकी कंपनी आपको निकाल दे, आपको जॉब से हटा दिया जाए, तब जाके सीखोगे? नहीं दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं राज सिंह आप लोगों के लिए एक पावरफुल वर्कशॉप लेकर आया हूं जो एआई और चैट जीपीटी को यूज करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक से लेके एडवांस फॉर्मूलाज आपको सिखाएगा। और ये पूरा वर्कशॉप सिर्फ 3 आवर्स का है। इस 3 आवर्स के अंदर मैं आपको दावा करता हूं कि आप इन सारे टूल्स को सीख कर एक नेक्स्ट लेवल 2x सैलरी ग्रोथ तक पहुंच जाओगे। आपको लगेगा कि सर इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी, मैं सीखना चाहता हूं सर, लेकिन मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां पर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये सारी टेंशन भूल जाओ, मैं आपको गाइड करूंगा क्योंकि मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, 5 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को पढ़ा चुका हूं और 3 लाख से भी ज्यादा कंपनीज को ट्रेन करने के बाद ये वर्कशॉप आपके लिए डिजाइन किया है और इसकी फीस रखी है पूरे भारत के लिए सिर्फ 199 रुपीज। और अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपको 15,000 से भी ज्यादा के फ्री बोनसेस दूंगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एआई, चैट जीपीटी और एडवांस एक्सेल में खुद को मास्टर कर सकते हो, अपनी जॉब बचा सकते हो और आपके बायोडाटा, रिज्यूमे और सर्टिफिकेट के अंदर भी लिखा होगा एआई एंड चैट जीपीटी। सोचो कितना मजा आ जाएगा। तो आ जाइए, मैं आपका वेलकम करता हूं। नीचे दिए गए साइन अप बटन पे अभी क्लिक करो, लेट मत करना, अदरवाइज फीस कम होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन करेंगे और सीट फुल हो जाएगी, आपका चांस जा सकता है। तो अभी क्लिक करो और मैं राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, आपका वेलकम करता हूं इस पावरफुल वर्कशॉप के अंदर। राजा, आओ आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। एनडीए के अंदर तो एंट्री को मतलब निशांत कुमार की एंट्री को लेकर एनडीए की तरफ से अंशिता चिराग पासवान का ही बयान आया है। यहाँ तक कि जेडीयू की तरफ से भी मैंने नहीं देखा कम से कम कि संजय झा या ललन सिंह का कोई वक्तव्य आया हो कि हाँ नीतीश कुमार की निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कर लेनी चाहिए और निशांत कुमार जो है वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, इस तरह का बयान नहीं आया। तेजस्वी यादव ने जरूर आरोप लगाया था कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता जो हैं वो निशांत कुमार को राजनीति में आने से रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का आरोप था। तो अब ये पता नहीं सच है कि नहीं है, ये तो तेजस्वी यादव जाने और जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं बकौल तेजस्वी वो जाने कि क्या चल रहा है या नीतीश कुमार जाने कि क्या चल रहा है। लेकिन निशांत कुमार का नाम आते ही बीजेपी के अंदर एक खलबली जो है वो निश्चित तौर पर देखी जा रही है कि चूंकि जो आशा बीजेपी व्यक्त कर रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को एकदम से हथिया लिया जाएगा, वो मंसूबे बीजेपी के पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है अंशिता। तो और तेजस्वी ने यही कहा था कि अगर वो आते हैं निशांत कुमार राजनीति में तो पार्टी उनकी बच जाएगी और हो सकता है कि वो ठीक से काम करें तो पार्टी को बचा ले जाएं, वरना तो बीजेपी जो है वो हजम करने की सोच चुकी है जनता दल यू को, ये तेजस्वी का कहना था। तो अब ये बातें एक तरीके से होती हुई नजर आती हैं और निशांत कुमार के समर्थन में चिराग पासवान भी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि हाँ निशांत कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है, उनको आना चाहिए। ये उनका चिराग पासवान का। तो एनडीए की तरफ से यानी अब निशांत कुमार के समर्थन में एनडीए की तरफ से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है अंशिता जी। बिल्कुल, यहाँ पर बिहार की राजनीति में जैसे कि हमने कहा कि लगातार तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, जहां कुछ दिनों पहले तक या कहें जनवरी की ही उस तारीख का कि अगर हम याद करें जब दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था चिराग पासवान के यहाँ, और चिराग पासवान के यहाँ पर जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो चिराग पासवान उनका स्वागत करने के लिए भी, अभिवादन करने के लिए भी वहां